हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी में कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा जिन यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला पॉइंट है आयरिश फेमिन या आयरलैंड में अकाल जो कि 1845 में पड़ा था। इसका मेन कारण था आलू की जो खेती होती वहाँ पर आलू में पछेती झुलसा रोग लग गया था। इसका काजल एजेंट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस होता है। इसके कारण ये आलू का पछेती झुलसा रोग लगता है। इसके कारण आयरलैंड में काफ़ी लोग भूखों मर गए थे और वहाँ पर आलू की फसल पूरी तरीके से इस रोग के कारण नष्ट हो गई थी। इसके बाद अगला पॉइंट है कॉफ़ी रस्ट। कॉफ़ी में रस्ट या गिरोई लगता है जो कि 1867 में ये श्रीलंका में काफ़ी लगा था और इसके कारण वहाँ पर कॉफ़ी की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई थी। इसका काजल एजेंट हेमेलिया वेस्टाट्रिक्स है। अगला पॉइंट है बंगाल फेमिन। ये भारत में बंगाल राज्य में वहाँ पर 1943 में अकाल पड़ा था। वहाँ पर जो धान की खेती होती है उसमें ब्राउन स्पॉट डिजीज़ लग गया था जो कि हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा लगता है। इसके कारण बंगाल में काफ़ी अकाल पड़ा क्योंकि वहाँ पर धान की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई थी। अगला पॉइंट है फादर ऑफ माइकोलॉजी या कवक विज्ञान का पिता पीए माइकेली को माना जाता है। इन्होंने नोवा प्लांटेरम जेना नामक बुक भी लिखी थी। अगला पॉइंट है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। पादप रोग विज्ञान का पिता एंटोन डी बेरी को माना जाता है। उद्वृत्त और क्षैतिज प्रतिरोध की अवधारणा वंडर प्लैंक ने दी थी 1963 में। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल असिस्टेंस की जो कॉन्सेप्ट था उसको वंडर प्लैंक ने 1963 में दिया था। के.आर. कीर्तिकर प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कवकों को एकत्रित करके उनकी पहचान का कार्य प्रारंभ किया। ये पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में जो कवक या फंगस होते हैं उनको एकत्रित करके उनकी पहचान आइडेंटिफिकेशन का कार्य प्रारंभ किया। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान का पिता और माइकोलॉजी अर्थात कवक विज्ञान का पिता भारत में ई.जे. बटलर को माना जाता है, जबकि विश्व लेवल पर वहाँ पर माइकोलॉजी का पीए माइकेली को और प्लांट पैथोलॉजी के पिता एंटोन डी बेरी हैं। लेकिन भारत में ई.जे. बटलर को प्लांट पैथोलॉजी और माइकोलॉजी दोनों का पिता माना जाता है। बी.बी. मुंदुकुर ने पादप रोग विज्ञान संस्था की स्थापना की थी और 1948 में इंडियन फाइटोपैथोलॉजी का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। फादर ऑफ नेमेटोलॉजी या सूत्रक्रम के पिता H.C. बैस्टियन को माना जाता है। फादर ऑफ अमेरिकन और मॉडर्न नेमेटोलॉजी अर्थात आधुनिक सूत्रक्रमी एवं अमेरिकन सूत्रक्रमी के पिता N.A. कॉप को माना जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है पीए मिलार्डे ने 1885 में डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स या अंगूर के मृद रोमिल आस्था के लिए नियंत्रण के लिए बोर्डियाक्स मिश्रण को खोजा था। जो बोर्डियाक्स मिश्रण बनाया जाता है इसमें कॉपर सल्फेट, लाइम, चूना और जल को मिलाकर बनाया जाता है। तो इसमें के विभिन्न प्रकार के फार्मूलाज हैं इसमें, जैसे 4:4:50 इसमें 0.8%, 5:5:50 इसमें 1% का सोल्यूशन तैयार होता है। अगला है 6:6:50 इसमें 1.2%। अगला है 1:3:50 0.2%। अगला है 4:12:50 इसमें 0.8% का फार्मूला यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार होता है। अगला पॉइंट है कॉपर सल्फेट या नीला थोथा की कवकनाशी की सक्रियता को प्रिवोस्ट ने 1807 में बताया था। सबसे पहले जो कॉपर सल्फेट है इसकी सक्रियता का पता प्रिवोस्ट ने बहुत पहले ही 1807 में ही बता दिया था। अगला पॉइंट है बरगंडी मिक्सचर को 1887 में मेसन ने तैयार किया था। इन्होंने चूने के स्थान पर सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया था। अगला पॉइंट है चौबटिया पेस्ट। इसको वी.बी. सिंह ने 1942 में राजकीय फल अनुसंधान केंद्र चौबटिया जो कि उत्तराखंड में वहाँ पर तैयार किया था।
अगला पॉइंट है सल्फर कवकनाशी का प्रयोग पाउडरी मिल्ड्यू के विरुद्ध किया जाता है। जो सल्फर फंगीसाइड होते हैं उनका प्रयोग मेनली का जो पाउडरी मिल्ड्यू या चूड़ी लास्ता रोग लगता है उसके अगेंस्ट किया जाता है। जो पहला सर्वांगी कवकनाशी या सिस्टमिक फंगीसाइड कार्बोक्सिन, जिसको हम वीटावैक्स के नाम से जानते हैं, इसको वान सेचमेलिंग एंड कुल्का ने 1966 में विकसित किया था। इसका प्रयोग स्मट और रस्ट के विरुद्ध किया जाता है। विशेषता ये लूज स्मट ऑफ व्हीट और राइजोक्टोनिया डिजीज ऑफ कॉटन के विरुद्ध किया जाता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट और राइजोक्टोनिया डिजीज ऑफ कॉटन के विरुद्ध इसका प्रयोग मेनली किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है जो सिस्टमिक फंगीसाइड या सर्वांगी कवकनाशी को अन्य उदाहरण जैसे बेनोमाइल या बेनलेट है, कार्बेंडाजिम है जिसको बाविस्टीन के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है प्लांट वैक्स या ऑक्सीकार्बोक्सिन का प्रयोग रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूं में रस्ट या किट रोग लगता है उसके विरुद्ध किया जाता है। अगला पॉइंट है सीड ट्रीटमेंट फंगीसाइड आपके कैप्टान और थीरम का प्रयोग किया जाता है बीजों को उपचार करने में। अगला पॉइंट है मैंकोजेब। मैंकोजेब में जिंक और मैंगनीज दोनों तत्व का मिश्रण करके ये फंगीसाइड बनाया जाता है। एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, इसमें साइक्लोहेक्सीमाइड और ओरोफंजिन दो प्रकार के एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स होते हैं और इसके अलावा अन्य भी हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतर यही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला है एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ये आपके एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स होते हैं। फंगीसाइड आपका लैटिन वर्ड फंगस मतलब एक आपका माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है या सूक्ष्म जीव जो कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। अगला स्यूडो मीन्स होता है टू किल अर्थात मारना। जो कवकों को या जो छोटे जीवों को मारने का कार्य करते हैं उसे फंगीसाइड या कवकनाशी के नाम से जानते हैं, जो कवकों को नष्ट करते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। एक ऐसा विषैला रासायनिक यौगिक जो कवकों को मार देता है कवकनाशी कहलाता है। अगला पॉइंट है जो रसायन कवकों की वृद्धि को या उनके स्पोर जर्मिनेशन या बीजाणु अंकुरण को अस्थायी रूप से रोक देते हैं उनको कवक रोधी या फंगीस्टेट और फंगीस्टैटिक कहलाते हैं। अर्थात जो कवकों की वृद्धि को या फिर जो उनके स्पोर के जर्मिनेशन को अस्थायी रूप से रोक देते हैं। तो ऐसे जो रसायन होते हैं उनको कवक रोधी कहा जाता है। स्थायी जैसे ही इनका प्रभाव खत्म होता है उसके बाद स्पोर का जर्मिनेशन फिर से शुरू हो जाता है, फिर से वो अपनी वृद्धि शुरू कर देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जो रसायन कवकों की कायिक वृद्धि को प्रभावित किए बिना स्पोर उत्पत्ति को रोक देते हैं। अर्थात जो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। फंगस वगैरह की जो वेजिटेटिव ग्रोथ या कायिक वृद्धि है वो होती रहती है, लेकिन स्पोर की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो ऐसे रसायनों को एंटी स्पोरुलेंट या जेनेस्टैटिक के नाम से जानते हैं। अब अगला पॉइंट है जो कलर लेवल होता है टॉक्सिसिटी का। फंगीसाइड में या जितने भी आपके पेस्टिसाइड होते हैं, हर्बिसाइड होते हैं, उसमें दवाओं पर कलर देखे होंगे इस प्रकार से बना रहता है। उसमें रेड होगा, येलो होगा, ब्लू होगा या ग्रीन होगा, इस प्रकार से 4 कलर पाए जाते हैं। तो इसमें ये टॉक्सिसिटी या विशालता को दर्शाता है। जैसे रेड कलर है वो आपके एक्सट्रीमली टॉक्सिक होगा, अर्थात वो अत्यधिक विषैला होगा जो भी रसायन है। अगला येलो या पीला कलर है तो वहाँ पर हाईली टॉक्सिक होगा, यानी वो अधिक टॉक्सिक होगा। ब्लू अगर कलर रहता है तो वो आपका मॉडरेटली टॉक्सिक होगा, अर्थात वो सामान्यता आपका टॉक्सिक होगा। अगर ग्रीन कलर है तो वो आपका स्लाइटली टॉक्सिक होता है, यानी कम वो टॉक्सिक होता है। लेकिन रेड है तो वो आपका अत्यधिक टॉक्सिक, और ये आपके क्रम में है। जैसे पहला अत्यधिक टॉक्सिक, फिर यहाँ पर अधिक टॉक्सिक होगा, फिर सामान्य टॉक्सिक, और फिर लास्ट में ग्रीन वाला जो है वो कम टॉक्सिक होता है। इस प्रकार से 4 कलर आपको पैकेट पर जो भी पेस्टिसाइड आप देखते हैं तो वहाँ पर सभी प्रकार के पेस्टिसाइड में ये कलर का लेबल लगा रहता है।
अगला पॉइंट है बीज विसंक्रमण या संक्रमण हरण या सीड डिसइंफेक्शन क्या है। तो बीजों के अंकुरण में अथवा बीज के अधिक गहरे ऊतकों के भीतर स्थापित रोग जनकों के उन्मूलन के बीज उपचार करना, तो ये आपका कहलाता है बीज विसंक्रमण। अर्थात जो आपके बीजों के बीजावरण में, मतलब बीज के जो बीजावरण है उसके अंदर या फिर अधिक गहरे जो ऊतक होते हैं बीज के अंदर, वहाँ पर अगर पैथोजन आपका स्थापित होता है तो उसको, उसके उन्मूलन को नष्ट या उनको नष्ट करना ही, नष्ट करने के लिए जो बीज उपचार किया जाता है उसे बीज विसंक्रमण या संक्रमण हरण के नाम से जानते हैं। इसमें मेनली जो अंता बीजोण रोग होते हैं, जैसे गेहूं एवं जौ का अनावृत कंड या जौ का धारी रोग या टमाटर का राइजोक्टोनिया रोग, इसके लिए बीज विसंक्रमण या संक्रमण हरण का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा बीज विग्रसन या सीड डिसइंफेस्टेशन। इसमें जो बीजों के बाह्य सतह पर उपस्थित रोगजनक होते हैं उनको बीज उपचार के द्वारा नष्ट करना ही बीज विग्रसन या सीड डिसइंफेस्टेशन कहलाता है। इसमें जैसे जौ एवं जई का आवृत कंड होता है, ज्वार का आवृत एवं दाना कंड या गेहूं का जो बंट रोग होता है, ये आपके एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज़ होते हैं। तो ऐसे रोगों को बीज उपचार के द्वारा नष्ट किया जाता है, तो इसे हम बीज विग्रसन या सीड डिसइंफेस्टेशन के नाम से जानते हैं। अगला बीज रक्षण या सीड प्रोटेक्शन। इसमें बीज की संपूर्ण सतह को कवकनाशी के द्वारा भली प्रकार ढक दिया जाता है, जिससे कि मृदा में उपस्थित रोग जनकों के बीजों के अंकुरण के समय रक्षा कर सकें। अर्थात जब बीज आपका अंकुरण हो रहा होता है तो उस कंडीशन में इनको, बीजों को वहाँ पर अंकुरित होने में किसी भी प्रकार की असावधानी ना हो, अर्थात जो भी पैथोजन्स आपके पाए जाते हैं उनसे ये रक्षा कर सकें। तो ऐसे इनको हम सीड प्रोटेक्शन या बीज रक्षण के नाम से जानते हैं। अगला है जैविक नियंत्रण में कवकों के रोग। कवकों, जो कवक द्वारा होने वाले रोग हैं उनको रोकने के लिए अधिकतर ट्राइकोडर्मा की जो जातियाँ होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ये हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। जीवाणु विरोधी जैसे बैसिलस सब्टिलस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास सिपेसिया, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियोविरिडिस, ये आपके बैक्टीरियल एंटागोनिस्ट या जीवाणु विरोधी होते हैं। ये भी हमने वहाँ पर जो बायोलॉजिकल कंट्रोल उसमें डिस्कस किया है। अब अगला पॉइंट है जब रोग कारक अपना जीवन चक्र एक ही पौधे पर पूरा कर लेता तो उसे ऑटोसियस रस्ट कहलाता है। अर्थात जब कोई भी रोग जनक है या रोग कारक है वो एक ही पौधे पर अपना पूरा जो लाइफ साइकिल है पूर्ण करता है, तो ऐसे फंगस को हम ऑटोसियस बोलते हैं। और जब कोई रोग कारक अपना जीवन चक्र दो भिन्न पौधों पर पूरा करता है तो उसे हम हेट्रोसियस कहते हैं। जैसे आपके रस्ट फंजाई होते हैं वो आपके दो प्रकार के प्लांट पर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा सीड बॉर्न डिजीज़। सीड बॉर्न डिजीज़ या मृदोण रोग। इसमें एग्जाम्पल में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बाजरे का हरित वाली रोग या मृद रोमिल, ग्रीन ईयर और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, पौध का आद्य पतन रोग, डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ सीडलिंग, या मटर का मृद रोमिल अवस्था, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी और विल्ट, ये सभी आपके सॉइल बॉर्न डिजीज होते हैं। अगला है बीजोण रोग या सीड बॉर्न डिजीज़। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक अंता बीजोण जैसे गेहूं का अनावृत कंड या लूज स्मट ऑफ व्हीट, एवं बाह्य बीजोण के रूप में जौ एवं ज्वार का आवृत कंड या कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले और ज्वार, ये आपके बाह्य बीजोण या एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज होते हैं। तो यहाँ पर इनको उदाहरण के रूप में आपको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वातोण रोग या एयरबॉर्न डिजीज़, इसका उदाहरण के रूप में गेहूं का किट या रस्ट ऑफ देखने को मिलता है। क्वारंटाइन या संगरोध, इसका मतलब होता है 40 डेज, जो कि क्वारंटम लैटिन वर्ड है उससे मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है 40 दिन 40। अगला पॉइंट है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट या DIP एक्ट के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसमें आपका DIP का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, और कहीं कहीं पर इसको ईयर पूछ लेते हैं किस वर्ष में लागू किया गया। तो 1914 में इस एक्ट को पारित किया गया था।
अगला पॉइंट है किसी नवीन क्षेत्र में पौधों या पौध सामग्री के आयात या निर्यात को पूर्णतया प्रतिबंधित करना निषेध रोक या एम्बार्गो कहलाता है। अगर हम किसी भी प्लांट को आयात एवं निर्यात पर, किसी नए क्षेत्र में आयात या निर्यात पर हम पूर्णतया प्रतिबंध लगाते हैं तो उसे हम एम्बार्गो या निषेध रोग के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अजैविक कारकों द्वारा होने वाले प्रमुख रोग, जैसे धान का खैरा रोग, धान का सिरा झुलस रोग, आम का कोयली रोग या ऊतक क्षय, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो और नेक्रोसिस, या आलू का कृष्ण क्रोड रोग या ब्लैक हर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। ये सभी अजैविक कारकों द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं, तो ये भी उदाहरण के रूप में पूछे जाते हैं अक्सर। इसके बाद अपवर्जन या एक्सक्लूजन, इसके अंतर्गत किसी बाह्य रोग को नए क्षेत्रों में प्रवेश होने से रोका जाता है, तो इसे हम अपवर्जन या एक्सक्लूजन कहते हैं। जैसे हम प्लांट क्वारंटाइन लगा दे, पादप संगरोध को लगा देते हैं, तो उसमें किसी भी रोग को हम नए क्षेत्रों में फैलने से रोक सकते हैं। अगला है उन्मूलन या इरेडिकेशन, अगर आपके फसल पर किसी भी कोई भी रोगजनक अगर स्थापित हो जाता तो उसके पश्चात उसका जो विलोपन या नियंत्रण किया जाता है उसे हम उन्मूलन या इरेडिकेशन कहते हैं। इसको करने की विभिन्न विधियां जैसे कल्चरल मेथड्स या कर्षण प्रक्रिया या फिजिकल मेथड्स, भौतिक विधियां, बायोलॉजिकल मेथड्स या जैविक विधियां या आपका केमिकल मेथड्स, रासायनिक विधियां, इनके द्वारा हम फसल पर स्थापित होने के बाद रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला है फेनेरोगैमिक प्लांट पैरासाइट, जो पुष्पीय पादप परजीवी होते हैं। जैसे इसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट या पूर्णतया तना परजीवी, उदाहरण के रूप में कस्कुटा या मरबेल देखने को मिलता है। अगला है सेमी स्टेम पैरासाइट या अर्ध तना परजीवी पौधा, ये आपका लोरेंथस या बांदा जो कि आम में देखने को अक्सर मिलता है। अगला है टोटल रूट पैरासाइट, पूर्णतया जड़ परजीवी, ओरोबैंकी या ब्रूम रेप, ये प्लांट्स होता है, ये आपके सोलेनेसियस क्राम में अधिकतर देखने को मिलता है। अगला है सेमी रूट पैरासाइट या अर्ध जड़ परजीवी पौधा, इसको उदाहरण के रूप में स्ट्राइगा या विचवीड को जाना जाता है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।